नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर सोशल वाला पर। पिछली वीडियो काफ़ी समय पहले आई थी इंग्लिश के स्कोर्स की, और पिछली वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी अंतराल हो गया। माफ़ी चाहूँगा आपसे। मुझे पता है आप में से कुछ लोग हैं जो रेगुलरली क्लास कर रहे थे। 7 क्लासेस आई थी एक्चुअली, तो रेगुलरली कुछ लोगों ने की वो क्लास, कमेंट भी मैंने पढ़े, कमेंट भी आए उनके। तो अब मेरी वजह से उनका जो है वो बीच में रुक गया काम। तो मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ और आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अब जो है रेगुलरली क्लासेस आएंगी और मैं अब बीच में एक भी गैप नहीं करूँगा। डेली क्लास 1 या 2 क्लास डेली अपलोड करूँगा। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि ये हमारा इंग्लिश का बैच है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें कंप्लीट ग्रामर को पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो आपका, 10th-12th में आप हैं, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या यूपीएससी में जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है सीसेट में, वो हो, या एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का ये कोर्स है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप को हम 7 क्लास पढ़ा चुके हैं। 7 क्लासों में हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं, टेंस पढ़ रहे थे। टेंस हमने जाना कि 3 लेवल में हम टेंस को पढ़ने वाले हैं। पहला बेसिक लेवल, फिर कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, और फिर तीसरा लेवल था कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 5 क्लास हुई हैं टेंस की। ये छठी क्लास है। छठी क्लास में हम कंपेरेटिव एनालिसिस शुरू करेंगे आज से, लेवल 2 ऑफ टेंसेस। जो बेसिक लेवल था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन से टेंस में कौन सी यूज करते हैं, सब बेसिक बातें जानी। वो बेसिक लेवल जो है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो 10th-12th के बच्चे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो, उनकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन बेस वहाँ से बनता है, तो वो वीडियोस भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब कंपटीशन वाले बच्चों की पूरी तरह से बातचीत शुरू होगी। तो कंपैरेटिव एनालिसिस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। आज मैं असली इंट्रोडक्शन, आज असली बात बताऊंगा इसकी कि आखिर ये है क्या। देखिए, कुछ टेंसेस होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन में हमसे मिस्टेक करा देते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने बोला, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। अब इस टेंस को आप अगर देखें, रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन है ये फ्यूचर का टेंस। तो ऐसे ही कुछ टेंस होते हैं। अब इसको इंग्लिश में लिखना बिल्कुल अलग ही कला है। इंग्लिश में कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, किस बात को किस टेंस में कहना है, किस रूल में लिखना है, यही तो ग्रामर है। तो आज कंपैरेटिव एनालिसिस में हम जानेंगे 3 पेयर्स ऑफ टेंस को हम जो है कंपेयर करेंगे। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, कि कौन सी बात हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलनी है और कौन सी बात हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बोलनी है। अगर हम उस बात को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे और बोलनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो गलत हो जाएगी। अब इसी चीज से खिलता है जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यही चीजें हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूं आपकी। एग्जाम्पल देखिए, राम इज यूजुअली टेलिंग मी अबाउट हिज चाइल्डहुड। ये एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ठीक। राम इज यूजुअली टेलिंग मी अबाउट हिज चाइल्ड। क्या आपको इसमें कोई कमी नजर आ रही है, कोई गलती, एरर दिख रहा है इसमें? ऐसा ही एग्जाम में जो है सवाल आ जाएगा एरर फाइंडिंग के लिए। ये सवाल आ गया, इमेजिन करिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ये सवाल आ गया, आपको एरर ढूंढना है, सही करना है आपको। तो राम इज यूजुअली टेलिंग मी अबाउट हिज चाइल्डहुड, इसमें तो आपको कोई गलती नजर ही नहीं आ रही भैया। इज एमआर है, आईएनजी फॉर्म है, इसका हिंदी में मतलब निकालें तो राम मुझे अक्सर अपने बचपन के बारे में बता रहा है। यही गड़बड़ हो गई, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी। राम अक्सर मुझे अपने बचपन के बारे में बता रहा है। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिखा हुआ है, लेकिन राम की आदत बताने का काम हमारा इस टेंस में हो रहा है। इस टेंस में हो क्या रहा है एक्चुअली, राम की एक आदत है कि वो अपने बचपन के बारे में बताता है, ठीक। तो राम मुझे अपने बचपन के बारे में बताता है, हम उसकी एक आदत, उसकी एक हैबिट को बता रहे हैं। तो उसकी अगर हैबिट को बता रहे हैं, तो हैबिट का बताने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया नहीं जाता है। ये एक रूल है कि किसी की भी अगर हम हैबिट बताएंगे
तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बताई जाएगी। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखे होने की वजह से ये टेंस जो है गलत हो गया, एरर हो गया। क्या एरर हुआ इसमें? ना तो इसमें इज आएगी, ना इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें हम हैबिट बता रहे हैं राम की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे हम। तो राम टेल्स, या फिर राम यूजुअली टेल्स मी अबाउट हिज चाइल्डहुड, ये सही होगा इसमें। तो क्या आप जो है इसमें एरर फाइंड कर पाए बताने से पहले? ऐसे ही टेंस कंपटीशन में आते हैं और उसमें आपको एरर फाइंड करना होता है, और आपको इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा था क्योंकि आपको नहीं पता था, शायद आपको पता हो पहले से, लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो ये टेंस बड़ा ही कठिन हो जाता सही करने के लिए। तो इसी तरह की चीजें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में। पहला इन दोनों टेंस का कंपैरिजन करेंगे, दूसरा फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है, उनको कंपेयर करेंगे, उनमें खेलती है कंपटीशन। और पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का भी हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में कैसे अलग अलग करते हैं टेंस को। और फिर चौथी चीज जो है मैं बताऊंगा आपको, जो मैंने होल्ड करी थी पहले। फ्यूचर टेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, एक मूड पे, एक प्रेजेंट पे। मूड पे डिपेंड करता है, मूड के अकॉर्डिंग हम विल शैल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पे जो डिपेंड करता है, मैंने बताया था आपको कि इसको होल्ड करिए, बाद में बताएंगे इसको, तो वो हम इसी लेवल में पढ़ेंगे कि आखिर फ्यूचर टेंस प्रेजेंट पे कैसे डिपेंड करता है, या प्रेजेंट से कैसे बिहेवियर चेंज करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस में ही उसको पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को, कि किस बात को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना होता है, किस बात को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना होता है। हम अगर इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को तो गलत हो जाएगा, और उसी गलती का फायदा कंपटीशन उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ना। तो प्रेजेंट कौन सी चीज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखनी होती है, कौन सी बात होती है ऐसी? तो तीन प्रकार की बातें होती हैं, वो तीनों प्रकार मैं भी आपको बताऊंगा। इन तीन प्रकारों की बातों को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख सकते हैं। और उनको पहचानेंगे कैसे, इनमें से किस प्रकार की बात है, वो तो बहुत आसान है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन उन तीन प्रकार की बातों को अगर हमें लिखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना है। अगर एग्जाम में सवाल है उन तीन प्रकार में से ही वो एक प्रकार में फिट बैठ रही है वो बात, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना, चाहे वो किसी और टेंस में वो बनी हुई हो, सही तरीके से बनी हुई हो। तो पहला प्रकार, अगर उस चीज में अगर वो बात बताई जा रही है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उस बात को लिखेंगे। तो पहला जो प्रकार है, हम टू मेंशन हैबिट। अगर हम किसी की हैबिट बताने का काम करें, या डेली रूटीन, किसी का डेली रूटीन बता रहे हैं हम, है ना, वो डेली करता है उस काम को, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताएंगे। एक एग्जांपल हमने अभी पहले देखा इसी से, कि राम इज यूजुअली टेलिंग मी दैट अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो वो उसकी आदत थी कि वो अपने बचपन के बारे में बताता है, ठीक है। तो उस टेंस को हमने किस में लिख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया। टू मेंशन हैबिट, है ना। अच्छा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये इसमें हैबिट ही बताई जा रही है, डेली रूटीन के बारे में ही बात कर रहा है? तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, जिस कीवर्ड से हम पहचानेंगे कि अच्छा ये कीवर्ड आ गया, अच्छा ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ये तो हैबिट बता रहा है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जो हैबिट या डेली रूटीन को जो है बताते हैं कि इसमें ये हो रहा है। तो वो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स लिख लीजिए, कीवर्ड्स। वो कीवर्ड है जैसे कि अगर आपको दिख जाए ऑलवेज, है ना, या पिछले टेंस में हमने क्या यूज किया? यूजुअली, या रेगुलरली, या फिर ऑफन, या फिर ओकेशनली, या फिर फ्रीक्वेंटली, है ना। कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि नेवर, कभी नहीं, है ना,
ऐसा मैं कभी नहीं करता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाएगी ये बात भी। नेवर अगर आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, या सेल्डम, या फिर आ जाए तुम्हारा रेयरली, ये काम रेयरली होता है, बेयरली, स्कार्सली। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें जिनको देखेंगे आप टेंस में तो आप समझ जाइएगा कि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है। नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, है ना। कुछ और कीवर्ड्स हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, प्रतिदिन जो है, हर सुबह मैं दांत मांजता हूं, है ना। तो ये भी एक हैबिट है, मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, है ना। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, है ना। इस तरह के वर्ड्स जो है हम देखेंगे, एवरी नाइट, है ना। तो ये टी टाइम वर्ड्स होते हैं। तो कुछ ये कीवर्ड्स हैं मेन, ये अगर कीवर्ड आ गए टेंस में तो उस टेंस को हम बिना कुछ सोचे किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ये कीवर्ड आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आखिर कैसे हैबिट जो है, डेली रूटीन जो है, कैसे चेंज करनी है, ये आ गया, कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए तो कुछ एग्जांपल देखिए, हैबिट के बारे में बता रहे हैं। गर्वित एवरी इवनिंग इज गोइंग फॉर अ वॉक। ये गर्वित की हैबिट के बारे में ही तो बताई जा रही है कि वो हर शाम घूमने जाता है, टहलने जाता है। तो ये हैबिट ही तो है। इसमें हैबिट का कीवर्ड कौन सा हो गया, एवरी इवनिंग, है ना। हमने कीवर्ड बताया था यहाँ पे, एवरी और टाइम वर्ड यूज हो जाए। तो गर्वित एवरी इवनिंग इज गोइंग फॉर अ वॉक। जब हैबिट बताने का काम कर रहे हैं तो इज एम आर क्या कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दो तो इज नहीं आएगी, गोइंग नहीं आएगी, गोज, ठीक है। गर्वित एवरी इवनिंग गोज फॉर अ वॉक। अभी भी इसमें एक गलती है। एक गलती क्या है इसमें कि ये जो टाइम एलिमेंट होते हैं, टाइम एलिमेंट, एवरी इवनिंग और एवरी मॉर्निंग, है ना, ऑफ एंड ऑन, इनको हम वाक्य के लास्ट में लिखते हैं, सेंटेंस के एकदम लास्ट में। तो यहाँ पे यूज होगा एवरी इवनिंग, यहाँ पे यूज होगा लास्ट में। तो गर्वित गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, राइट। करण इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी उसकी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है ना। इसमें कीवर्ड क्या है, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। तो ऑलवेज से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो इज नहीं आएगा, वेकिंग नहीं आएगा, वेक्स। देखिए ग्रामर को बहुत तसल्ली से आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। इन सब रूल्स को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, धीरे 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 धीरे, और रूल्स भी अच्छे अच्छे रूल्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट वीडियो देखी, बोर हो गए, हटा दी, ऐसे नहीं होता है। ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको लंबी लंबी वीडियोस भी होंगी, तो वो पूरी पूरी देखोगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यहाँ से। कारण इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे टेंस लिखा हुआ था, जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ होगा सही कर देगा कि भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस टेंस को नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें हैबिट बताई जा रही है, और हैबिट बताई जा रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, तो इज एम आर काटेंगे और इसमें हम वेकिंग की जगह वेक्स, करण ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सही एकदम राइट टेंस होगा। श्रेया डज नॉट कॉल हर फ्रेंड्स हार्डली। अब इसमें आप कहेंगे कि भैया हार्डली आ रही है, हार्डली हमें हैबिट के बारे में बता रही है कि श्रेया जो है अपने दोस्तों को कॉल नहीं करती है ना। तो एक तो ये हार्डली नेगेटिव कीवर्ड है, मैंने बताया था आपको, नेगेटिव कीवर्ड, रेयरली, हार्डली, बेयरली, ये सब नेगेटिव कीवर्ड बताए। तो नेगेटिव कीवर्ड अगर आ जाए तो पहली बात तो भैया उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। जब नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा तो डज का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और इस हार्डली को इस नॉट की जगह पे ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे होगा, श्रेया हार्डली कॉल्स हर फ्रेंड्स, श्रेया हार्डली कॉल्स हर फ्रेंड्स, राइट। ये एकदम सही टेंस होगा। जब हार्ड, इसमें आपने सोचा होगा शुरू में कि भैया डू डज लग रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, ये तो सही हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना हुआ है। अगर उसकी हैबिट के बारे में बता रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ था, लेकिन इसमें दूसरी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी, अगर नेगेटिव कीवर्ड पहले से ही आ रहा है
तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हार्डली अगर आ रहा है, रेयरली, बेयरली, है ना, नेवर, ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं तो हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉट का नहीं होगा तो डज का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी नहीं होगा। तो श्रेया हार्डली कॉल्स हर फ्रेंड्स, ऐसे होगा ये सही, ठीक है। तो आई होप इन एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ, हैबिट का इस्तेमाल, अगर हैबिट बताने का हम अगर काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। नेक्स्ट बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरा प्रकार, पहला तो जान गए, अगर हैबिट बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। दूसरा, चलिए दूसरा प्रकार है, दूसरी कैटेगरी है टू मेंशन। अगर हम क्या चीज मेंशन करें, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को मेंशन करें, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, ऐसा सच जो दुनिया भर में लागू होता है ना। जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे पानी 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। अब हम मार्स पे चले जाएं तब भी 100 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा पानी, ठीक है। पृथ्वी पे कहीं किसी हिस्से में चले जाएं, यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में पानी 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा, होगा कि नहीं होगा। 100 डिग्री अगर टेम्परेचर कर दिया पानी का तो वो बॉयल होने लगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा सच होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, राइट। तो इस यूनिवर्सल ट्रुथ के चार जो है क्राइटेरिया होते हैं, चार फॉर्म्स होती हैं इसकी। पहला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ इज कोई अगर साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं साइंटिफिक फैक्ट, राइट। तो साइंटिफिक फैक्ट होगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बॉईल करने लगता है, राइट। तो बॉईल करने लगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है ना। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ को किस में लिख दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर इसमें आईएनजी वगैरह लगा देता मैं तो ये गलत हो जाता टेंस, राइट। तो साइंटिफिक फैक्ट हो। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा, मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल। कभी सोचा था कि इंग्लिश में भी इतनी गहराई से पढ़ना पड़ जाएगा, कंपटीशन के लिए पढ़ना पड़ जाता है बच्चों, सॉरी बड़े भी हो तो सब माफ कीजिएगा। मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट में मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट ले लीजिए, जैसे कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन divides the line into two equal parts, है ना। मिड पॉइंट जो होता है लाइन का, वो 2 इक्वल पार्ट्स में लाइन को बांट देता है। ये मैथमेटिकल फैक्ट है, सच है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसलिए इस बात को मैंने किस में लिखा, डिवाइड्स, एस फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। अगर मैं लिखता द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन इज डिवाइडिंग द लाइन इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये गलत हो जाती, इज डिवाइडिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म आएगी, राइट। तीसरा कौन सा फैक्ट होना चाहिए जी, तीसरा होना चाहिए कोई फिलोसॉफिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट, है ना। फिलोसॉफी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिलोसॉफिकल अगर कोई फैक्ट है, जैसे कि एक फैक्ट मैं बता दूं फिलोसॉफी का, डेथ कम्स टू ऑल, है ना, मृत्यु सबको आनी है। तो ये एक फिलोसॉफिकल फैक्ट है, इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये भी बात अंतिम सत्य है ये तो भाई, डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल, दैट्स इट। फिलोसॉफिकल फैक्ट को भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मैं लिख दूं डेथ इज कमिंग टू ऑल, मौत सबको आ रही है, तो घबरा जाएंगे आप, ऐसे ही पेपर वाले, एग्जाम वाले घबरा जाएंगे और आपके मार्क्स काट देंगे, ठीक। साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट में आप लिख सकते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिकल बात हो, जैसे हो कोई, जैसे लव चेंजेस अ पर्सन्स बिहेवियर, प्रेम जो है इंसान के बिहेवियर को बदल देता है, साइकोलॉजिकल बात है ना।
जैसे लिख सकते हैं लायर ऑलवेज शिवर्स, है ना, जो झूठ बोलता है वो हमेशा कांपेगा, कब कब आएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई झूठ, ऐसे झूठ बोलने वाले भी होते हैं जो कब कपाते नहीं है, सच बोलने वाले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में झूठ बोल जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, जैसे उसी को रहने देते हैं अपने एग्जाम्पल को, लव चेंजेस ए पर्सन्स बिहेवियर, राइट। तो बिहेवियर, VOUR। तो ये 4 फैक्ट होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में। इन 4 सब्जेक्ट्स को जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल माना जाता है ना। तो साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर ये फैक्ट होंगे तो उनको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे और किसी और टेंस में नहीं लिखेंगे, राइट। अब तीसरा क्राइटेरिया जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हो गए और थ्योरी भी हो गई। तीसरा प्रकार जो बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई जाएगी वो बात, टू मेंशन प्रोवर्ब या कोटेशन, या फिर आप बोले सेइंग। अगर ये 3 चीज होंगी तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम हमेशा लिखेंगे। प्रोवर्ब का मतलब होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, प्रोवर्ब होती है मोरल ऑफ द स्टोरी होती है ना, कि लास्ट में जो स्टोरी के मोरल साइंस में हम पढ़ते थे, एक स्टोरी होती थी, उसमें एक मोरल लिखा होता था उसका, है ना। तो क्या शिक्षा मिली उस कहानी से आपको, तो मोरल ऑफ द स्टोरी को हम प्रोवर्ब बोलते हैं। कोटेशन होते हैं टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। कोई महान ग्रंथ लिखा हुआ है, कोई महान किताब है, कोई नॉवेल है महान, उस नॉवेल से एक जो है कोट चुरा लिया, एक कोट ले लिया, है ना, उसको बोलेंगे कोटेशन, ठीक है। वो कोट हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेइंग, किसी फेमस पर्सन ने वो बात अगर बोली हो तो उसको सेइंग बोलेंगे। कहावत, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कहावत, ठीक है। सेइंग इज वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन, राइट, वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन। तो प्रोवर्ब, कोटेशन एंड सेइंग, है ना, इन तीनों का मतलब जान गए। अगर ये बातें होंगी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिखा दें, जैसे गांधी जी सेड या सेज डू और डाई, गांधी जी ने हमें पता है ये बात कही थी, उन्हीं की सेइंग है ये, करो या मरो, ठीक है। तो गांधी जी सेड आएगा या सेज आएगा, कौन सी बात सही होगी, डू और डाई, उन्होंने कही थी ये बात, तो पास्ट में कही थी, तो हमें तो सेड लगाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहिए इसको। अब यहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि ये एक कहावत है, एक सेइंग है जो कि एक फेमस पर्सन ने बोली थी, तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। गांधी जी चले गए लेकिन उनकी बात आज भी अमर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोली जाएगी ये बात हमेशा, डू और डाई, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर कोई सेइंग होगी या कोटेशन होगा, है ना, जैसे मैं आपको एक और कोटेशन बता दूं कि cowards are dying before their death. Before their death, says Caesar. जूलियस सीजर ने ये बात बोली, मतलब उन्होंने कोट करी थी कि कावर्ड्स आर डाइंग बिफोर देयर डेथ। क्या ये सही लिखा हुआ है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये कोट है सीजर का, अगर ये कोट है तो कोट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो आर डाइंग क्या कर रहे हैं, कावर्ड्स डाई बिफोर देयर डेथ,
राइट, है ना, ये बात जो है सीजर द्वारा बोली गई थी, सेज सीजर। और एग्जाम्पल अगर देखने हो तो एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक आपको प्रोवर्ब बता दे रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश वाली कहानी की सीख यही तो थी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमे धीमे अगर आप चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, तो आप जो है रेस जीत जाएंगे। तो ये प्रोवर्ब हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके प्रोवर्ब कोटेशन सेइंग के, तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी देख लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों प्रकार देख लिए कि किस बात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। पहला, किसी की अगर हैबिट बताएं। दूसरा, किसी की यूनिवर्सल ट्रुथ अगर बताएं हम। यूनिवर्सल ट्रुथ 4 तरह का, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल। और तीसरी जो क्राइटेरिया है, तीसरी जो कैटेगरी है वो है टू मेंशन प्रोवर्ब कोटेशन सेइंग। इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें पेपर में, राइट, ये बात ध्यान में रखनी है पेपर में। और हमें अगर इनमें से कुछ बात अगर दिखेगी तो वो हमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो चलिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बोली जाती हैं सिर्फ। ठीक है, तो पहली चीज आपको मैं बता दूं कि टू मेंशन, क्या चीज मेंशन करें ऐसी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही मेंशन करी जाएगी, वो है लाइव एक्शन। राइट, लाइव एक्शन क्या होता है? लाइव एक्शन होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय वो बात बोली जा रही है उसी समय अगर वो एक्शन हो रहा है तो वो उसको लाइव एक्शन बोलेंगे। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के दौरान ही वो काम अगर हो रहा है। ठीक, तो इसके कुछ कीवर्ड भी होते हैं, जैसे मैंने हैबिट के कीवर्ड बताए थे, इसी तरह से लाइव एक्शन को डिनोट करने के भी कीवर्ड्स होते हैं, है ना। कीवर्ड्स कभी कभार बात हमारे पल्ले नहीं पड़ पाती है, कीवर्ड से हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो कीवर्ड्स क्या क्या है इसके, जैसे कि नाउ अगर आ जाए, है ना, नाउ अभी, या राइट नाउ बिल्कुल अभी, राइट नाउ, या आ जाए करेंटली, या फिर एट दिस टाइम, है ना, या फिर आ जाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। इस तरह के जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे हमारे, तो हम उसको लाइव एक्शन समझेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको चेंज कर देंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राम इज बिजी इन डांसिंग क्लास करेंटली। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, राम इज बिजी इन डांसिंग क्लास करेंटली। करेंटली इज द कीवर्ड। ठीक है, हम समझ गए लाइव एक्शन है, लाइव एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। ठीक है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर इसमें कोई और टेंस यूज कर देता और करेंटली लिखा होता तो हम समझ जाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ये, राइट। तो इस तरह के अगर कीवर्ड्स का यूज हो जाए, है ना, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, यू हैव बीन वेटिंग, have been waiting for bus at this time, you have been waiting for bus at this time। तो इसमें बिल्कुल गड़बड़ आपको नजर आ रही है, क्यों? एट दिस टाइम यूज हो रहा है, लाइव एक्शन डिनोट कर रहा है, लाइव एक्शन है तो फिर हैव बीन नहीं आएगा। यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर द बस एट दिस टाइम, दिस इज द करेक्ट टेंस, राइट। तो इस ऐसे ऐसे कीवर्ड से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें लाइव एक्शन हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है इसको, राइट। तो ये पहला जो है प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातों को बोलने का, लाइव एक्शन। अब दूसरा
दूसरा क्या चीज मेंशन करते हैं हम लाइव एक्शन में, एक और होती है, राइट। देखिए दूसरी चीज क्या मेंशन होती है, लाइव एक्शन तो नहीं लेकिन पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन का मतलब है जो बोलने के दौरान तो नहीं हो रहा है लेकिन पैरेलली होता है, डेली होता है, ठीक है। मतलब पैरेलल एक्शन होता है नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के दौरान नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है डेली, ठीक है। तो पैरेलल एक्शन जैसे इसके कीवर्ड देख लीजिए, कीवर्ड होते हैं इसके, कीवर्ड होते हैं नाउअडेज या फिर दीज डेज, राइट, दीज डेज, नाउअडेज या दीज डेज। इन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, है ना। तो अब जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं अपने स्कूलिंग के बारे में, इस कॉलेज के बारे में बता रहा हूं। तो इस ऐसे एक्शंस को हम पैरेलल एक्शन बोलते हैं कि हाँ ये एक काम तो यहाँ हो रहा है लेकिन इसके पैरेलली एक और एक्शन है जो चल रहा है, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, गर्वित इज लर्निंग फ्रेंच these days। गर्वित इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, इसमें कीवर्ड से तो पहचान ही गया लेकिन इसका मतलब भी समझिए कि गर्वित इज लर्निंग, गर्वित फ्रेंच सीख रहा है इन दिनों। तो इन दिनों सीख रहा है, जरूरी नहीं अभी सीख रहा है, अभी कुछ और काम कर रहा हो लेकिन पैरेलली वो काम चल ही रहा है डेली, ठीक है। गर्वित इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, तो दीज डेज, नाउअडेज, ये सारे कीवर्ड अगर आए तो हम समझ जाएंगे कि ये तो पैरेलल एक्शन है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, आपसे स्पॉटिंग एरर में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आपको एरर स्पॉट करनी होती है, कहाँ इस एरर है। तो एरर स्पॉट करने का एक ही सिंपल फंडा है कि आपको रूल्स पता हो। आपको रूल्स मैंने बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 प्रकार बताए कि 3 प्रकार की बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा, और 2 प्रकार मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बताए कि उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखा जाएगा। तो पहली लड़ाई आज हम लड़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन दोनों को अब हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, दोनों में अच्छी तरह से हम फर्क महसूस कर सकते हैं, फर्क हम कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत फायदा होगा इस वीडियो से, धन्यवाद।